नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अपनी इंडिया जीके कर रहे हैं हम, उसके साथ ही आपकी इंडिया जीके के साथ साथ आपकी जो इंडिया जीके, साथ में आपकी वर्ल्ड जीके, साथ में स्टैटिक जीके और साथ में करंट अफेयर, यानी कि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करें जो एचएसएससी के एग्जाम में अब तक पूछे गए थे। हम बात कर लेते हैं 2016 से अब तक जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, लगभग 1000 के आसपास क्वेश्चन है, इनसे हम क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। तो उसकी नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा डोलड्रम पट्टा जो है वो कहां पर अवस्थित है। डोलड्रम पट्टा, तो देखिए इसको समझने के लिए हमें ये पता है, ये हमारी अर्थ हो जाएगी और अर्थ जो है हम कह सकते हैं ये बिल्कुल एक सेंटर से, ये सेंटर तो नहीं हुआ ना इसका, देखो बिल्कुल सेंटर से एक लाइन जाती है इसके, जिसको हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री लाइन बोलते हैं, या हम इसको क्या आपका भूमध्य रेखा जो है वो बोलते हैं, भूमध्य रेखा। तो ये जो लाइन है ना, इसके आप कह सकते हैं ये ऊपर की साइड कौन सी है, नॉर्थ होगी, नीचे साउथ, क्योंकि अपना भारत जो वो कहां पे पड़ता है, इस यहाँ पे पड़ता है, लगभग हम कह सकते हैं नॉर्थ साइड में, अपने उत्तरी गोलार्ध के अंदर पड़ता है भारत। तो इसके भूमध्य रेखा जो है, जो 0 डिग्री लाइन है, इसके आपके 5 डिग्री तो उत्तर की तरफ और 5 डिग्री आपका दक्षिण की तरफ, यानी कि लगभग 5 डिग्री उत्तर, 5 डिग्री दक्षिण की तरफ जो निम्न वायुदाब की जो पेटियां होती है, यानी कि यहाँ पर जो हवाएं जो चलती है उनका प्रेशर जो हम कह सकते हैं ये निम्न वायुदाब है, यानी कि प्रेशर क्या होता है, लो प्रेशर होता है, क्योंकि भूमध्य रेखा 0 डिग्री लाइन के ऊपर दिन रात हमारे बराबर होते हैं, 12-12 घंटे के। तो जो लो प्रेशर होता है यानी निम्न वायुदाब की पेटियां होती है, जहां पर जो हवा जो हम कह सकते हैं शांत होती है, तो वही उसी को बोला जाता है आपका कौन सा, डोलड्रम पट्टा। और क्योंकि यहाँ पर हवाएं जो आपकी शांत होती है, इसीलिए आपकी शांत पेटी या डोलड्रम पेटी हम बोल सकते हैं, या डोलड्रम पट्टा इसको बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए भूमध्य रेखा के समीप है, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखो, और बाकी आपको पता है जो प्रेशर की अगर हम बात करें उससे पहले देखो कर्क रेखा की बात करते हैं। कर्क रेखा जो है, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, ये भारत के कुल कितने 8 राज्यों में से जो है वो गुजरती है। 8 राज्य, और कौन कौन से हैं तो मैप से हमने पहले भी कवर किए थे, आप इसको कर भी सकते हैं। सबसे पहले गुजरात में एंटर होती है और सबसे लास्ट में कहां पे, तो मिजोरम के अंदर सबसे लास्ट में जो है ये बाहर निकलती है। तो टोटल आप देख सकते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये टोटल 8 ऐसे स्टेट है जिसके अंदर से 23.5 डिग्री आपकी जो लाइन जो हम कह सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो यहाँ से गुजरती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। किस वर्ष जो है हिंदी भारत संघ की राजभाषा के रूप में प्रभाव में आई थी। हिंदी राजभाषा जो है, हिंदी जो है उसको सबसे पहले हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकारा गया था। यहाँ पे एक दो हम कह सकते हैं, इसका राइट आंसर वैसे 1965 है, लेकिन क्यों है उसको समझते हैं पहले। देखिए हिंदी की बात करें तो सबसे पहले 14 सितंबर 1949 को जो हिंदी को जो है वो क्या राजभाषा के रूप में इसको स्वीकार किया गया था, राजभाषा के रूप में इसको स्वीकार किया गया था। और उसके बाद हम कह सकते हैं एक एचएसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया, 14 सितंबर 1949। ये 2021 के अंदर आपके हिंदी के पोर्शन जो आए थे, हिंदी के क्वेश्चन जो आए थे, उसमें 2 से 3 पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। तो बात करते हैं, क्योंकि उससे पहले अंग्रेज जो है वो भारत पर शासन करते थे 1947 तक। तो उस समय जितने भी हम कह सकते हैं जितने भी सरकारी काम होते थे, सारे के सारे किस भाषा में होते थे, तो अंग्रेजी भाषा में होते थे। तो जो अंग्रेजी भाषा हम कह सकते हैं लगभग जितने भी हमारे काम थे वो अंग्रेजी भाषा में हो रहे थे उस समय पे। तो जब 14 सितंबर 1949 को जो हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, तब एकदम से जो है हिंदी भाषा को लागू करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट थे, सारे के सारे जो काम थे हम कह सकते हैं, वो सारे के सारे अंग्रेजी में हुए पड़े थे ऑलरेडी। तो उनको चेंज करने के लिए यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम चाहिए था, इसीलिए 1965 तक जो है लगभग हम कह सकते हैं जो अंग्रेजी भाषा जो है उसका प्रयोग किया गया था। कब तक, 1965 तक किसका, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया गया था। और बाद में 1965 में जो है हिंदी को कंप्लीटली हम कह सकते हैं राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, यानी राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा जो उसको स्वीकार किया गया था। तो ये ध्यान रख लेना, नया क्वेश्चन बनेगा। 1965 के अंदर जो है हिंदी को जो राजभाषा के रूप में ये प्रभाव में आई थी, यानी ये लागू की गई थी, और इसको जो है स्वीकार किया गया था 1949 के अंदर। इसीलिए 14 सितंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, तो हिंदी दिवस जो है वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो ये ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। और अगर हम बात करें आर्टिकल की, तो भारत के संविधान के आर्टिकल 343A के अंदर जो है हम कह सकते हैं जो भारत की राजभाषा जो है वो कौन सी हो जाएगी, हिंदी हो जाएगी। और हिंदी की लिपि कौन सी है, तो वो भी ध्यान रख लेना। लिपि तो आप सभी को पता ही होगा कौन सी हो जाएगी, तो देवनागरी जो है वो इसकी लिपि हो जाएगी, कौन सी, देवनागरी। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे।
आगे देखो, दक्षेस यानी कि सार्क की बात की गई है। सार्क का सचिवालय जो वो आपका कहाँ पे स्थित है? सचिवालय का मतलब है इसका हेडक्वार्टर, इसका जो मुख्यालय जो है वो आपका कहाँ पर है? तो दक्षेस सार्क की बात करते हैं तो सार्क से काफी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन कौन से? और अगर हम बात करें 2021 की, तो यहाँ पे भी काफी सारे क्वेश्चन थे जो हर बार रिपीट होते हैं। सबसे पहले सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना होती है। और स्थापना इसकी कहां पर होती है? तो स्थापना होती है इसकी ढाका के अंदर, जो कि कहां पर है? बांग्लादेश के अंदर। तो ये ध्यान रखना, इसकी स्थापना तो होती है, जो ऑप्शन नंबर ए यहां पे दे रखा है, यहां पर इसकी जो है वो होती है स्थापना। और बाद में इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर कर दिया गया, यानी कि स्थापना ढाका में है लेकिन हेडक्वार्टर इसका बनाया गया काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी है। नेपाल की राजधानी काठमांडू और जो बांग्लादेश है उसकी राजधानी ढाका जो है वो हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखो, सार्क से जुड़ा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहां पर दिया गया है कि सार्क के प्रथम महासचिव कौन थे? सार्क की हमने बात की, जो कि 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना होती है और हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल के अंदर है। तो इसके जो पहले महासचिव बने थे वो बने थे अब्बुल एहसान। अब्बुल एहसान जो है वो पहले महासचिव थे इसके। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ये भी इंपॉर्टेंट होगा। दूसरी बात, अभी वर्तमान के अंदर कौन हो जाएंगे? वर्तमान में महासचिव जो है वो हो जाएंगे एसाला वीराकुन। तो ये साथ साथ में कुछ एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है, तो वो भी कवर करते चले, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जब क्वेश्चन पूछा गया था प्रथम महासचिव का, तो प्रेजेंट टाइम के भी हमें ध्यान रखने हैं। जो एसाला वीराकुन जो है वो वर्तमान में इसके महासचिव हो जाएंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया गया। एक राज्य में प्रथम राष्ट्रपति शासन की अवधि जो है वो क्या होती है? राष्ट्रपति शासन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको पता है जो इमरजेंसी जो है 3 प्रावधान हो जाएंगे, आर्टिकल 356, 352 और 360। ये तो हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आप तक कभी लगी नहीं है आज तक। जो 352 जो है इसको हम बोल सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, यानी कि जो अब तक कितनी बार लगा है? 3 बार लगा है। और पिछली क्लास में आपातकाल, तीसरी क्लास में, इससे लास्ट क्लास में हम बात कर चुके हैं, तो कमेंट करके बताना 352 जो है वो भारत में कब कब लगा था। लगा तो 3 बार था, ये तो हमें पता है 3 बार, लेकिन ये बताइए कब कब लगा था। दूसरा 356 किससे जुड़ा हुआ है? ये राज्य से जुड़ा हुआ है, यानी कि राष्ट्रपति शासन। यानी कि जब हम कह सकते हैं जो राज्य का जो शासन है जो विफल हो जाता है, यानी कि जो राज्य का शासन जो है वो काम ना करे, यानी उसके कंट्रोल में ना आए चीजें, तो उस समय राज्य के अंदर जो है वो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। यानी कंप्लीट पावर जो है वो चली जाती है किसके पास? राष्ट्रपति के पास। तो इसी को बोलते हैं हम राष्ट्रपति शासन। यानी कि ये किससे जुड़ा हुआ है? ये राज्य से जुड़ा हुआ है। और अगर हम बात करें हरियाणा के अंदर अब तक 3 बार लगा है, 1967 के अंदर, 1977 के अंदर और 1991 के अंदर। ये लगा था हरियाणा में 3 बार, और भारत में भी 3 बार लग चुका है। कब कब लगा है कमेंट करके बता देना। फाइनेंशियल तो आपको पता कभी लगा नहीं। और आपका राइट आंसर 6 माह, ऑप्शन नंबर बी इसका वो राइट आंसर बनेगा। 6 माह जो है वो अवधि होती है प्रथम, यानी कि बाद में इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नीति आयोग ने जो है किसका स्थान लिया? नीति आयोग तो हमने बात किया था पहले कौन सा? ये योजना आयोग जो है, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? प्लानिंग कमीशन जो है वो बोलते हैं, प्लानिंग कमीशन हो जाएगा। या इसको क्या बोलते हैं? योजना आयोग बोलते हैं। यानी कि जो पंचवर्षीय योजनाएं जो चलाई गई थी ना, पंचवर्षीय योजनाएं ये कब चलाई गई थी? प्लानिंग कमीशन जो बना था 15 मार्च 1950 को, और इसी के बाद 1951 से लेकर 1956 तक जो है वो 1951 से लेकर 56 तक जो है पहली पंचवर्षीय। तो इसी प्लानिंग कमीशन को जब 2014 में जब बीजेपी सरकार जो आई थी, उन्होंने प्लानिंग कमीशन को जो है यहाँ पे खत्म कर दिया। और प्लानिंग कमीशन को खत्म करने के बाद यहाँ पर किसको बनाया गया नया? यानी कि 1 जनवरी 2015 को जो है वो प्लानिंग कमीशन की जगह पे एक नई जो बॉडी जो उसको लॉन्च किया गया, जो कि कौन सा था? नीति आयोग। यानी कि नीति आयोग जो है उसको बनाया गया। तो नीति आयोग ने किसका स्थान लिया? योजना आयोग का लिया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। अब देखो नीति आयोग से आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अब नीति आयोग जो इसकी बात हम कर चुके हैं 1 जनवरी 2015, ठीक है। आगे इसके अध्यक्ष जो है वो कौन है? जैसे आपको 2021 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि योजना आयोग प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष कौन होते हैं, पीएम थे उस समय जवाहरलाल नेहरू। और नीति आयोग के उसी समय, यानी नीति आयोग के उसी तरह अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है? नरेंद्र मोदी जो वो भी प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष। उपाध्यक्ष जो कि एचएसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया 2021 के अंदर कि उपाध्यक्ष कौन? राजीव कुमार जो इसके उपाध्यक्ष। आगे नेक्स्ट इसके सीईओ कौन हो जाएंगे? अमिताभ कांत जो है इसके सीईओ हो जाएंगे, अमिताभ कांत। तो ये ध्यान रख लेना, नीति आयोग जो है वो इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे आगे हम बात करते हैं इसके बाद। लेकिन देखो उससे पहले चुनाव आयोग के बारे में भी देख लो। चुनाव आयोग इंपॉर्टेंट है। चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग यानी कि जो इलेक्शन कमीशन जो है, चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन जो है, इसकी स्थापना होती है 25 जनवरी
1950 को, 1950 को। और इसीलिए 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? मतदाता दिवस मनाते हैं, मतदाता दिवस। तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस जो है वो आपका मनाया जाता है। और इसके साथ ही आपका कौन सा, तो अभी प्रेजेंट टाइम में अगर आप पूछ ले तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयोग में टोटल कितने? 3 सदस्य। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा जो है वो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएंगे, सुशील चंद्रा। अब बात कर लेते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा के आपके मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है अभी प्रेजेंट टाइम में? हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो हो जाएंगे कौन? धनपत सिंह। धनपत सिंह जो है ये हरियाणा के हो जाएंगे। तो ये भी ध्यान रख लेना, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर के भी आपके क्वेश्चन यहाँ पे ये बनते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन जो दिया गया है, कौन सा? साकेत काव्य के लेखक कौन है? साकेत काव्य के मैथिली शरण गुप्त जो है, ऑप्शन नंबर ए। और हम कह सकते हैं कि लिटरेचर का क्वेश्चन है, हो सकता है ये हिंदी के पोर्शन में भी आ सकता है एज इट इज यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका ध्यान रख लेना। आगे देखो, हरिवंश राय बच्चन जो है इनका जन्म कहां पर हुआ? हरिवंश राय बच्चन की अगर हम बात करें तो ये कौन है? तो जो अमिताभ बच्चन जो है, अमिताभ बच्चन जो है उन्हीं के पिता जो है उनका नाम आपका हो जाएगा क्या? अमिताभ बच्चन जो है उन्हीं के पिता का नाम आपका हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा, जो कि एक प्रसिद्ध कवि थे। और अमिताभ बच्चन जिनको आपका दादा साहब फाल्के जो है पुरस्कार दिया गया, दादा साहब फाल्के अवार्ड कब का दिया गया? तो इनको दिया गया था 2018 के अंदर अमिताभ बच्चन को दिया गया था, 2017 में विनोद खन्ना को दिया गया था और 2021 के अंदर दिया गया वो किसको? रजनीकांत को जो है वो दिया गया 2021 के अंदर। 2018 को अमिताभ बच्चन को दिया गया और 2017 को विनोद खन्ना को जो है वो दिया गया। उन्हीं के पिता हरिवंश राय बच्चन, जिनका संबंध आपका प्रयाग से है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे देखिए, लोकप्रिय प्रसिद्ध नृत्य यानी लोकप्रिय लोक नृत्य जो है गरबा किससे संबंधित है? तो गरबा आप सभी को पता है किसका है? गुजरात का है। तो देखो गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात के आपके लोकप्रिय नृत्य कौन से है? गरबा हो जाएगा। दूसरा कौन सा? डांडिया जो है ये भी गुजरात का है ना। आगे महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन सा? एक तो तमाशा जो है ये महाराष्ट्र का हो जाएगा। दूसरा लावणी जो है ये भी महाराष्ट्र का हो जाएगा। राजस्थान की बात करें ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो दे रखा है तो कौन सा? तो घूमर जो है, घूमर आपका कौन सा? ये राजस्थान का है। और इसी के साथ हरियाणा का भी एक कौन सा है जिसको झूमर बोलते हैं, और झूमर कौन सा हो जाएगा? तो इसको हरियाणा का गिद्दा भी बोलते हैं। हरियाणा का गिद्दा किसको बोलते हैं? तो वो झूमर नृत्य को बोला जाता है। और वहीं पे राजस्थान का आपका जो है वो कौन सा? घूमर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। एक बात और इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि जो ये बोल रहे थे कि यहाँ पे क्वेश्चन जो उनको हाईलाइट ना किया जाए, तो मैं आपको बता देता हूँ ये पीडीएफ के अंदर ऑलरेडी ये क्वेश्चन हाईलाइटेड है, तो इसीलिए इनको यहाँ पे रिमूव करना थोड़ा मुश्किल है। और बाकी कोशिश यही रहती है इन क्वेश्चन को करने की। वैसे तो आप पीडीएफ से कर सकते हो, लगभग 950 के आसपास क्वेश्चन है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये रहेगा इसके अंदर करने का कि इसके साथ हम वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें जो 2021 के अंदर पूछे गए थे, और इनसे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, और साथ में करंट अफेयर और साथ में स्टैटिक जीके हम इसके अंदर कवर करें। देखो, भारत के स्वाधीनता संग्राम के परिक्षेप्य में 1905 किस कारण प्रसिद्ध है? किस कारण? 1905 के अंदर आपको पता है बंगाल का विभाजन जो हुआ था, और किसके द्वारा किया गया था? कर्जन के द्वारा जो है वो किया गया था। किसके द्वारा? कर्जन के द्वारा किया गया था 1905 का बंगाल विभाजन। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया? आप सभी को पता है 6 वर्ष होता है। वैसे अगर हम एग्जैक्टली बात करें तो संविधान के अंदर इसका वर्णन नहीं है कि राज्यसभा के सदस्य का टोटल कार्यकाल जो है वो कितना होना चाहिए, लेकिन क्या है ये बताया गया कि हर 2 साल के बाद जो है, हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्य रिटायर हो जाएंगे। यानी कि हर 2 साल के बाद 1/3 होंगे, यानी कि एक पर्सन का रिटायर होने का टाइम कब आता है? तो वो 6 साल के बाद आता है, यानी 6 साल जो है वो हम कह सकते हैं इसका टाइम पीरियड है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका वो राइट आंसर। राज्यसभा की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? एक जो परमानेंट हाउस जो है इसको वो बोलते हैं परमानेंट हाउस। यानी कि परमानेंट हाउस का मतलब क्या है? जिसको भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा जो है वो हम कह सकते हैं टेम्परेरी हाउस है, उसको भंग कर सकते हैं। वहीं राज्यसभा जो इसको भंग नहीं किया जा सकता। एक तरह का परमानेंट हाउस है, एक तरह का स्थायी सदन जो है वो हो जाएगा। यानी कि आपका उच्च सदन जो है वो कह सकते हैं, अपर हाउस हम इसको बोल सकते हैं राज्यसभा को। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन? भारत के आपके उपराष्ट्रपति जो भी प्रेजेंट टाइम में 13वें नंबर के श्री वेंकैया नायडू जो है वो इसके आपके जो सभापति जो है वो हो जाएंगे किसके? राज्यसभा के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष जो है वो कार्यकाल हो जाएगा। निम्न में से किस भाषा की लिपि देवनागरी जो है वो नहीं है? देवनागरी नहीं है। देखो, संस्कृत की हो जाएगी, मराठी, हिंदी, तमिल की नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। वैसे अगर हम बात करें तमिल जो है, तमिल आपको पता है हरियाणा की आपकी सेकेंडरी लैंग्वेज जो वो घोषित किया गया था हरियाणा के पहले
हरियाणा के पहले आपके शिक्षा मंत्री थे, जो कि तीसरे नंबर के आपके सीएम थे, कौन थे? चौधरी बंसीलाल। और बंसीलाल के द्वारा जो है, चौधरी बंसीलाल के द्वारा तमिल भाषा को सेकेंडरी लैंग्वेज बनाया गया था, तमिल भाषा को। और वहीं पे तमिल जो है, इसको यहाँ पे आपका 2010 तक ये रही थी, यानी कि उसको बाद में, क्योंकि 2010 के अंदर आपकी सेकेंडरी लैंग्वेज जो है वो कौन सी बना दी गई? पंजाबी जो उसको सेकेंडरी लैंग्वेज बना दिया गया। किसके द्वारा? उस समय कौन थे? तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है उस समय आपके क्या हो जाएंगे? सीएम थे। उनके द्वारा 2010 में पंजाबी को जो वो सेकेंडरी लैंग्वेज घोषित किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2010 वाला 2021 के अंदर क्वेश्चन में पूछा गया था। आगे देखिए, आंध्र प्रदेश के किस जिले में कुचिपुड़ी गांव है जिससे आपका कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो नाम पड़ा था? तो कुचिपुड़ी गांव। देखो, अगर हम बात करें भारत के अंदर, तो कुल आपके शास्त्रीय नृत्य जो है वो कितने हैं? शास्त्रीय नृत्य कितने हो जाएंगे? टोटल 8 है। और उन 8 में आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी है। तो ये ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो जाएगा। इसके साथ ही तमिलनाडु का आपका भरतनाट्यम जो है वो हो जाएगा, भरतनाट्यम तमिलनाडु का। और ये आपका हो जाएगा। इसके अलावा कथक जो है वो आपका कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है, जो कि बिरजू महाराज से संबंधित है, कथक। और इसके साथ ही केरल जो है, केरल के आपके कौन कौन से हो जाएंगे? केरल के आपके 2 है। एक तो आपका मोहिनी अट्टम है, जो कि हेमा मालिनी जो नृत्य करती है वो मोहिनी अट्टम। और दूसरा कौन सा? कथकली जो है ये आपका केरल का। तो ध्यान रखना है, कथक और कथकली में आपको फर्क ध्यान रखना। कथक तो है उत्तर प्रदेश का, और केरल का आपका कथकली जो है वो हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना। और यहाँ पे जो पूछा गया, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी गांव है, ये कहाँ पे पड़ता है? आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के अंदर कुचिपुड़ी गांव पड़ता है। और उसी को आपका कौन सा? उसी के नाम पर कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो आपका इसका नाम पड़ा था। ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो राइट आंसर रहेगा। आंध्र प्रदेश इंपॉर्टेंट है, क्यों है? क्योंकि जैसे आपको बताया, जो हरियाणा जो है, हरियाणा किसके आधार पर आपका अलग हुआ था? तो भाषाई आधार पर हरियाणा अलग हुआ था। आपका 18वां संविधान संशोधन के तहत जो भारत का 17वां राज्य बना था हरियाणा, उसी तरह से आंध्र प्रदेश भी किसके आधार पर? तो ये भाषाई आधार पर जो है ये अलग हुआ था, भाषाई आधार पर। ये भाषाई आधार पर अलग होने वाला कौन सा था? पहला राज्य था, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, पहला स्टेट जो भाषाई आधार पर अलग हुआ था। कब बना था आंध्र प्रदेश राज्य? तो ध्यान रखना, हरियाणा बनने के एग्जैक्ट 10 साल पहले, यानी कि 1 नवंबर 1956 को फजल अली आयोग जो आया था, उसके तहत जो है 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। पहला भाषाई आधार पर आपका राज्य बनाया गया था 1 नवंबर 1956 को यहाँ पे। और इसके बाद आपका इसी आंध्र प्रदेश से अलग होता है कौन सा? तेलंगाना यहाँ पे, जो कि कब इसको बनाया गया? 2014 के अंदर तेलंगाना को अलग जो है वो किया गया था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं आंध्र प्रदेश के क्यों कुछ एक इंपॉर्टेंट है। जैसे इसका स्टेट एनिमल, अपने हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का स्टेट एनिमल कौन सा है ना? ब्लैक बग। और उसी तरह से इसका भी आपका ब्लैक बग जो है वो आपका हो जाएगा, ब्लैक बग आंध्र प्रदेश का भी स्टेट एनिमल हो जाएगा। स्टेट स्पोर्ट कौन सा इसका? स्पोर्ट्स कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कबड्डी। यानी कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं हरियाणा से मेल खाता हुआ, भाषाई आधार पर ये अलग हुआ था। 1 नवंबर 1956 को ये बना, सही 10 साल के बाद 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था। स्टेट एनिमल जो है वो भी सेम है। स्पोर्ट्स जो है वो हम कह सकते हैं कबड्डी जो है वो इसका हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर कृष्णा जिले के अंदर पड़ता है कुचिपुड़ी गांव, तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो राइट आंसर रहेगा। आगे देखो, निम्न में से कौन सा जल संसाधन के रूप में वर्णित करता है? तो साइक्लिक रिसोर्स जो है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन जो दिया गया, काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य। काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे, एक सींग वाले गेंडे के लिए जो है वो आपका प्रसिद्ध हो जाएगा। कौन सा? काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि कहां पर पड़ता है? आपका असम के अंदर पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। असम की राजधानी कौन सी है? दिसपुर असम की राजधानी हो जाएगी। और इसके साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है, इसको काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है इसको 1985 के अंदर जो है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया। 1985 के अंदर इसको शामिल किया गया। और वहीं पर अगर हम बात करें, यहाँ पे आपका कौन सा? राजस्थान जो है, राजस्थान के अंदर आपका कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है? सरिस्का जो है वो वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर? राजस्थान के अंदर पड़ता है सरिस्का, जो एग्जाम में पूछा गया था, तो ये ध्यान रखना। और अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी असम जो है वो इसका बन जाएगा। आगे देखते हैं। और वैसे इसकी अगर हम बात करें, वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये आपका क्या हो जाएगा? जो काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य, इसको 1905 के अंदर इसकी जो है वो स्थापना होती है, काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य की। आगे देखो, और यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे और पूछ लेते, करंट अफेयर का हमने पीछे भी किया था, जो भी लेटेस्ट के अंदर आपका कौन सा जो उत्तराखंड के अंदर आपका जो है एक नेशनल पार्क है, उसका नाम बदला गया है, वो नाम आपका क्या रखा गया वो बताना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उसका नाम बदलकर अभी क्या कर दिया गया। ये लेटेस्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है, इसको कमेंट करना। बाकी पिछली क्लास में हमने कवर किया था और इस क्लास में आगे भी हम बात करेंगे।
देखिए निम्न में से कौन सी सिफारिश हंटर कमीशन ने की। हंटर कमीशन की बात करें तो आपके हंटर कमीशन और हंटर आयोग दो चीजें हैं, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। पहली बात तो ये देखो, एक तो आपका हो जाएगा हंटर कमीशन, क्योंकि ये दोनों नाम सेम सेम हो जाएगा, और एक आपका हंटर आयोग, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट होंगे। क्यों? देखिए हंटर कमीशन की बात करें तो हंटर कमीशन जो है ये आपका कब आया था, 1882 के अंदर इसको आया, और इसको दूसरा क्या नाम बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882 भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि हम कह सकते हैं ये प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने वाला था, और इंडियन एजुकेशन कमीशन भी इसको बोल सकते हैं हंटर कमीशन, जो कि शिक्षा से जुड़ा हुआ था। और इसका टाइम यानी कि 1882 किसका टाइम था, रिपन का टाइम था। उस टाइम में कौन था, रिपन जो उस समय था। और हम कह सकते हैं इसको जो है इसमें क्या किया गया, लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा में जो है उनको आगे बढ़ने के लिए इसमें विशेष ध्यान जो है इसके अंदर दिया गया था। हंटर कमीशन पूछ ले किससे जुड़ा हुआ है, आपका प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे अगर हम देखें स्त्री शिक्षा जो है वो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। वहीं अगर हम बात करें हंटर आयोग की, तो आपको पता है 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, जनरल डायर ने वो काफी सारे लोगों के ऊपर यहाँ पर गोलियां चलाकर नरसंहार जो किया था, उसी के ऊपर एक कमीशन बैठा था, उसी के ऊपर कि ये सारा कुछ क्यों किया गया। यानी कि हम कह सकते हैं ना, जैसे कोई कांड होता है उसके ऊपर एक कमीशन बैठता है, एक आयोग बैठता है, उसके बारे में कंप्लीट उसके बारे में एनालिसिस करता है, क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन इसके अंदर दोषी है। उसी तरह से हंटर आयोग बना था, जिसने 13 अप्रैल 1919 को जो नरसंहार जो हुआ था, इसके ऊपर जो एक आयोग बनाया गया था, जिसने इसके ऊपर कंप्लीट हम कह सकते हैं जो एनालिसिस किया था, वो था हंटर आयोग। और हंटर कमीशन हमारा हो जाएगा जो कि शिक्षा से जुड़ा हुआ है, प्राथमिक शिक्षा से जो है वो जुड़ा हुआ है। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो बन जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। सरकार के संसदीय प्रारूप का प्रथम बार प्रारंभ हुआ था। संसदीय प्रारूप का जो प्रथम यानी कि जो ब्रिटेन के अंदर, ऑप्शन नंबर डी इसका ब्रिटेन है। और वहीं पे हम अगर ध्यान दें, आपका अपना जो भारत के संविधान के अंदर संसदीय शासन प्रणाली जो है वो भारत के अंदर कहाँ से ली गई, तो वो भी ब्रिटेन से ली गई थी। कहाँ से ली गई, ब्रिटेन से जो है वो ली गई। अगर हम बात करें अपने जो संसद के अंदर, आपको पता है ना संसद की बात करें तो इसमें दो सदन है, कौन सा, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। ये कहाँ से लिया गया, ये लिया गया आपका ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर आपका क्या है, ब्रिटेन के अंदर भी आपके दो सदन हो जाएंगे। कौन सा, एक आपका हाउस ऑफ कॉमन और एक आपका हाउस ऑफ लॉर्ड। इसी के तर्ज पर आपका बनाया गया भारत के अंदर लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जो लोगों की सभा यानी कि कॉमन लोगों का हाउस, इसी तरह से हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड यानी कि जो राज्यसभा जिसको हम अपर सदन बोलते हैं, यानी कि लॉर्ड जो एक अपर हाउस हो जाएगा। इसी के बेस पर अपना लोकसभा राज्यसभा बनाया गया था। और ब्रिटेन से हमने जो है वो लिया था संसदीय प्रणाली। यहाँ पे दूसरी बात करें, आपको पता है मौलिक अधिकार जो है वो हमने कहाँ से लिए, मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार हो जाएंगे, और दूसरे मौलिक कर्तव्य जो है वो हो जाएंगे मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक अधिकार हमने जो है वो लिए थे कहाँ से, अमेरिका से। कहाँ से लिए, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए। इसे याद रख लें, जो सेकंड नाम है वो देखो कहाँ से, ऐसे शुरू होता है। तो मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए, जो कि भारत के संविधान के भाग 3 के अंदर, भाग 4 के अंदर जो है वो रहेगा 12 से 35 तक। मौलिक अधिकार जो रहेंगे 12 से 35, भाग 3 है, भाग 3 के अंदर आपके रहेंगे 12 से 35 तक आपके ये। और वहीं पे मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए, रूस से लिए, जो कि आर्टिकल 51A के अंदर जो है वो रहेंगे यहाँ पे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है। नेक्स्ट देखो, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो जीवित पक्षी कौन सा, शतुरमुर्ग, ऑप्शन नंबर बी। और वहीं पे अगर आपसे ये पूछ ले लार्जेस्ट सेल इन लिविंग वर्ल्ड, लार्जेस्ट सेल इन लिविंग वर्ल्ड वो कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगा शतुरमुर्ग का अंडा जो है वो शतुरमुर्ग का वो हो जाएगा लार्जेस्ट सेल इन लिविंग वर्ल्ड। और यानी कि लार्जेस्ट सेल पूछ ले वो अंडा हो जाएगा शतुरमुर्ग का, और वहीं पे विशालतम जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग जो है वो हो जाएगा। एमू एक तरह का हम कह सकते हैं, शुतुरमुर्ग का ये एक छोटा रूप हम इसको कह सकते हैं। और साइबेरियन सारस आप सभी को पता है, हरियाणा के आपके जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है उसके अंदर जो पक्षी कौन से आते हैं, साइबेरियन सारस जो है वो आते हैं यहाँ पे, जो आपका सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है उसके अंदर। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जिसको आपका वेटलैंड में शामिल किया गया। लॉर्ड मैकाले ने सर्वप्रथम किस भाषा का कुठाराघात किया, लॉर्ड मैकाले की अगर हम बात करें, इन्होंने जो है किस भाषा पे, आपके अंग्रेजी भाषा पर जो है वो जोर दिया था। अंग्रेजी भाषा पर इन्होंने कौन सा जोर दिया था, किसने, मैकाले ने। और इसने क्या किया, जो संस्कृत भाषा जो है उसका सबसे पहले इसने कुठाराघात जो है वो किया था, किसका, संस्कृत भाषा का। तो ये ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने ये बोला था कि जो संस्कृत और ये सारी भाषाएं जो है ये सभी हम कह सकते हैं छोटे लेवल की है, और अंग्रेजी जो वो
अच्छे लेवल की हम कह सकते हैं लैंग्वेज है, इसीलिए जो सबसे पहले कुठाराघात जो किया था वो संस्कृत भाषा का किया था, ध्यान रखना है, और अंग्रेजी भाषा को जो है इसने जो है प्रोत्साहन जो है वो दिया था। नेक्स्ट आईपीसी की हमने बात किया था, जो पुलिस के जो पेपर हुए थे उस टाइम हमने आईपीसी के बारे में पढ़ा था, इंडियन पीनल कोड। इसकी भी स्थापना किसके द्वारा की गई? इसी मैकाले के द्वारा जो है वो की गई थी। और इसके अंदर आईपीसी के अंदर टोटल कितने 511 जो है वो धारा हो जाएगी और 23 जो है वो चैप्टर हो जाएंगे, यानी कि 23 जो है वो क्या अध्याय जो है वो हो जाएंगे। इस तरह से हमें हर एक क्वेश्चन के साथ रिलेट करते हुए क्वेश्चन लेकर चलेंगे तो ये चीजें आसानी से हमें याद हो जाएगी। मोहनजोदड़ो ने कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है? मोहनजोदड़ो की कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है? तो कौन सी? महास्नानागार। अब देखो, इसको याद करने के लिए हमें एक छोटी सी चीज देखते हैं, जिस तरह से मैंने याद किया था, अपने एक इंपॉर्टेंट टीचर है सुभाष सर, उनसे मैंने ये चीज पढ़ी थी। तो देखिए, मोहनजोदड़ो जो है इसको क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला जो है वो बोलते हैं, मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला बोलते हैं। अब देखो, मृतकों का टीला हम इसको बोलते हैं, यानी कि मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला। अब इसको याद करने में देखो कितनी आसानी होगी कि मृतकों का टीला, यानी कि अगर कोई हम कह सकते हैं जो पर्सन जो है, अगर किसी की डेथ हो जाती है, हम मान लेते हैं किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति जो है, बुजुर्ग व्यक्ति की डेथ हो जाती है, बुजुर्ग व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो डेथ होने के बाद क्या करते हैं? उसको इस तरह से हम कह सकते हैं अर्थी के ऊपर लेटाकर चलते हैं। तो देखो कितने पर्सन इसको लेकर चलेंगे? 2 आगे और 2 पीछे, 4 पर्सन इसको पकड़कर चलते हैं, यानी कि 2 आगे 2 पीछे है। तो इसका मतलब 1922 के अंदर जो है वो इसकी खोज की गई थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई थी? 1922 के अंदर की गई थी। जब डेड बॉडी जो इसको जला के आते हैं तो क्या बचता है वहां पे? यानी कि राख बचती है लास्ट के अंदर। तो इसकी खोज किसके द्वारा की गई? राखल दास बनर्जी के द्वारा जो है वो की गई। गारंटी है, भूलोगे नहीं, मैं भी नहीं भूला और आप भी नहीं भूलोगे। देखो, अगर बुजुर्ग व्यक्ति जो उसकी डेथ हो जाती है तो 2 आगे पर्सन 2 पीछे पर्सन इनको पकड़ के चलेंगे, यानी कि 1922 के अंदर जो इसकी जो खोज की जाती है, और जलाने के बाद क्या बचती है? राख बचती है, यानी कि राखल दास बनर्जी के द्वारा जो है वो खोजा जाता है किसको? मोहनजोदड़ो को यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरी बात, जब वापिस आ जाते हैं तो आने के बाद क्या करते हैं? स्नान करते हैं। आने के बाद क्या करते हैं? स्नान करते हैं। तो स्नान करते हैं, इसका मतलब वहां पे महास्नानागार मिले थे। और जब आने के बाद स्नान करते हैं, दूसरी बात आपको बताऊंगा, हरियाणा के अंदर जब बुजुर्ग व्यक्ति जो मर जाता है तो उस समय कौन सा नृत्य किया जाता है? तो आप सभी को पता होगा ना, खेड़ा नृत्य किया जाता है महिलाओं के द्वारा। तो इसीलिए ध्यान रखना, जो कह सकते हैं नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति जो है, कांस्य की मूर्ति जो ये कहां पर मिली? तो ये भी आपकी मिली कहां पर? मोहनजोदड़ो के अंदर। याद हो गया होगा अच्छे से। बुजुर्ग व्यक्ति की डेथ होने के बाद 2 आगे 2 पीछे पर्सन लेकर जाते हैं, यानी कि 2 और 2 1922 के अंदर राखलदास बनर्जी के द्वारा। वापिस आने के बाद जब स्नान करते हैं, यानी कि महास्नानागार यहां से मिले, और जो पीछे से नृत्य करते हैं, जिस तरह से अपने हरियाणा के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, बुजुर्ग व्यक्ति के मरने पर खेड़ा नृत्य किया जाता है, यानी कि आपका नर्तकी की कांस्य की मूर्ति पूछ लेना, वो भी कहां से मिली? वो भी मोहनजोदड़ो से जो है वो मिली है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा इसका। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, वेदों की रचना किस भाषा में हुई? वेदों की रचना की बात करें तो ये किस भाषा में? ये संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर सी। वेद कितने? 4 वेद। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा? ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीनतम, सबसे पुराना वेद अगर पूछ ले ऋग्वेद हो जाएगा। उसके बाद कौन सा? यजुर्वेद जो है वो आता है। उसके बाद सामवेद आता है। और सबसे नया जो वेद पूछ ले, लेटेस्ट का नहीं, मतलब अथर्ववेद, जो सबसे बाद का वेद, अथर्ववेद जो वो सबसे बाद का। ऋग्वेद, यजुर्वेद जिसके अंदर मंत्र और बलि का वर्णन है, सामवेद से संगीत का वर्णन इसके अंदर, और अथर्ववेद सबसे बाद का वेद जो है वो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है संस्कृत इसका राइट आंसर रहेगा। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम अक्षांश जो है वो क्या रहेगा? भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम अक्षांश। तो ये हम इससे ही कर लेते हैं। देखो, मैप की अगर हम बात करें इससे, ये देखो यहाँ पे हमने ये मैप उठा लिया, तो ये जो भारत का मैप जो है, अगर मैप करेंगे तो अच्छे से समझ आएगी। अगर हम बात करें एग्जैक्ट यहाँ पे, तो देखो ये जो हमारा सबसे लास्ट का पॉइंट, जो कन्याकुमारी जो हम कह सकते हैं, जो दक्षिण का पॉइंट हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये लाइन जाती है ना, जो हम कह सकते हैं पृथ्वी के ऊपर ये लाइन, ये कितने डिग्री पर है? और यही क्वेश्चन के अंदर पूछा गया। अगर हम इसमें देखेंगे, भारत का मुख्य दक्षिणतम अक्षांश क्या, दक्षिणतम बिंदु, तो ये आपका हो जाएगा 8 डिग्री और 4 मिनट। 8 डिग्री और 4 मिनट जो है वो हो जाएगा भारत का आपका क्या दिया गया? मुख्य भूमिका। देखो 2 क्वेश्चन बनेंगे यहां से, एक तो मुख्य भूमि की बात की गई है, एक संपूर्ण भारत की बात की गई है। तो दोनों के दोनों कैसे? देखो, ये मुख्य भूमि की ये बात की गई है, जो भारत की मुख्य भूमि आपकी यहां तक होगी, तो ये आपका जो बनेगा 8 डिग्री 4 मिनट जो है वो रहेगा इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया गया है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ आएगा, क्योंकि हमें पता है भारत है उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित है, इसलिए यहाँ पे नॉर्थ आएगा। तो ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे साउथ नहीं आएगा, नॉर्थ जो है वो इसका राइट आंसर आएगा। दूसरी आपसे ये पूछा जा सकता है संपूर्ण का, ये तो हो गया आपका मुख्य भूमिका। अगर ये पूछ ले संपूर्ण भारत का आपका कौन सा, तो ध्यान रखना, ये देखो ये क्या है? अंडमान निकोबार है। तो ये आपका कहां तक है? ये संपूर्ण भारत की बात करें तो ये लाइन यहां तक जाएगी। तो तब आपका कितना? 6 डिग्री 4 मिनट, यानी कि इससे 2 डिग्री कम कर दो,
जो मुख्य भूमि का आपका 8 डिग्री 4 मिनट और संपूर्ण भारत की बात करें तो 6 डिग्री 4 मिनट जो आपका दक्षिण अक्षांश जो है वो रहेगा। तो ये ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर जो बन जाएगा इसका वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। दोनों के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा एक भूबद्ध राज्य है? भूबद्ध राज्य यानी कि जो लैंड लॉक्ड राज्य जो है कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे देखो गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। मैप से देखो, मैप से कितने सारे क्वेश्चन कवर होते हैं। तो यहाँ पर देखो गुजरात की बात करें तो जो समुद्र के साथ सबसे ज्यादा सीमा लगने वाला कौन सा हो जाएगा? तो वो गुजरात होगा, तो यानी ये लैंड लॉक्ड नहीं है। दूसरा आपका कौन सा? तो उड़ीसा दिया गया, तो उड़ीसा आपका कहां पर है? तो ये उड़ीसा रहा, यहाँ पे ये रहा उड़ीसा, तो ये भी आपका टच होता है समुद्र के साथ, तो ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा? पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल भी आपका हो जाएगा, या ये रहा पश्चिम बंगाल भी हो जाएगा जो कि समुद्र के साथ लगता है। यानी कि कौन सा बचा? बिहार बचा है, जो कि बिहार आपका कहां पे पड़ता है? ये ऊपर यहाँ पे बिहार रहा, जो कि लैंड लॉक्ड यानी कि जो जमीन जिसके चारों ओर जमीन होगी तो वो आपका बिहार। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। आगे देखते हैं, आगे देखो संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर वो नहीं दिया हुआ कि आपके परमानेंट अस्थायी सदस्य कौन थे। तो आपको पता है संविधान सभा की जो प्रथम बैठक जो हुई थी, प्रथम बैठक ये आपकी कब हुई थी? तो पहली बैठक आपकी हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 और तीसरी 2 दिन बाद अगली 13 दिसंबर 1946। तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक जो हुई थी संविधान सभा की, उस समय क्योंकि पहली बैठक थी, इस समय कोई अध्यक्ष तो इसका था नहीं, तो क्या किया गया? जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो था, जो कि कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो है इनको यहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया। क्या कर दिया गया? इनको अध्यक्ष बना दिया गया। सच्चिदानंद सिन्हा को कौन सा सदस्य बनाया गया? कौन सा अध्यक्ष बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष जो है वो बना दिया। अब 2 दिन का टाइम था इनके पास, इन्होंने क्या किया? यहाँ पर जो हम कह सकते हैं मेजोरिटी से या जो भी है, एक परमानेंट यानी कि स्थायी अध्यक्ष जो है वो बना दिया गया। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है वो बनाया, ऑप्शन नंबर बी। और फिर तो ये स्थायी हो ही गए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राजेंद्र प्रसाद जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। और थर्ड जो आपका हुआ था, इस समय जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट होंगी। ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर कौन सा, और बाकी इसमें देखो जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है इनकी अगर हम बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? ये पहले राष्ट्रपति भी थे ना, पहले फर्स्ट राष्ट्रपति थे, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दूसरे आपके राष्ट्रपति कौन थे? तो वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और ये क्या थे? ये पहले आपके उपराष्ट्रपति थे। आपसे क्वेश्चन पूछ ले पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और पहले आपके राष्ट्रपति थे जो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राज्यों में भाषाई आधार को पुनर्गठित कब किया गया? तो हमने अभी अभी बात किया था भाषाई आधार पर सबसे पहला जो बना था वो बना था 1 नवंबर 1956 को। आंध्र प्रदेश को जो है सबसे पहले भाषाई आधार पर इसको अलग किया गया था। और वहीं पे हमें पता है कौन सी एक रिपोर्ट आई थी, कौन सी? जो फजल अली जो रिपोर्ट आई थी, फजल अली आयोग जो बनाया गया था, इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो पेश की थी। उसके बाद 1 नवंबर 1956 को जो है 1 नवंबर 1956 को कुल कितने? 14 स्टेट जो वो बनाए गए, 14 स्टेट, और इसके साथ ही 6 यूटी जो है वो बनाएगी। 14 स्टेट 6 यूटी बनाएगी। 1 नवंबर 1966 को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया। 1956 के अंदर फजल अली आयोग जो उसके तहत इसको किया गया था। ऑप्शन नंबर डी है इसका वो राइट आंसर है। इसके बाद देखो किस वर्ष में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना? IMF इंपॉर्टेंट है। देखो IMF से कितने क्वेश्चन आ चुके हैं और हर बार अलग अलग पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। कौन कौन से? तो हमने बात किए थे IMF जो है, IMF की बात करें तो इसकी स्थापना आपकी 1945 और 1945 यानी शुरू से ही भारत जो है वो रहा था IMF। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है इसका अध्यक्ष जो सदस्य जो है वो रहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका वो राइट आंसर। इसकी अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसकी अध्यक्ष हो जाएगी। और इसके FDMD फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो बनाएगी। 2021 का क्वेश्चन गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ जो उसको बनाया गया, गीता गोपीनाथ को फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर जो है इसकी वो अपॉइंट जो है वो किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो बन जाएगा। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिल्लियां हैं? राष्ट्रीय ध्वज के बारे में क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज जो है इसको किसने डिजाइन किया? डिजाइन किसके द्वारा किया गया? यानी कि राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो पहले आपके अलग अलग जो कह सकते हैं फ्लैग के अलग अलग डिजाइन थे, लेकिन जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो आपका डिजाइन चल रहा है, जो अभी प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रीय ध्वज चल रहा है, वो किसके द्वारा डिजाइन किया गया? वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पिंगाली
वेंकैया के द्वारा, पिंगाली वेंकैया के द्वारा जो है ये आपका डिजाइन किया गया। और अगर हम बात करें इसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना है, लंबाई व चौड़ाई का कितना हो जाएगा, 3:2 जो है वो हो जाएगा आपका लंबाई और चौड़ाई का रेशो। कुल कितनी 24 तिल्लियां इसके अंदर है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। और दूसरी बात करें इसके चक्कर जो है, ये चक्कर जो है इसका रंग कौन सा है, तो वो है नेवी ब्लू। नेवी ब्लू जो है वो इसका चक्कर का जो है वो कलर जो है वो रहेगा। तो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी राष्ट्रीय ध्वज जो है इसको कब अपनाया गया, तो ये भी ध्यान रख लेना, 22 जुलाई 1947 को जो है वो राष्ट्रीय ध्वज जो है इसको अपनाया गया, इसको अडॉप्ट किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट डेट हो जाएगी, इसको भी नोट कर लेना। आगे देखते हैं, आगे देखो कौन सा दिया गया। हाँ ये देखो, राष्ट्रीय ध्वज में चौड़ाई व लंबाई का अनुपात। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हो सकता है, यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी दिया हो सकता था 3:2, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखना है लंबाई व चौड़ाई अगर हो ना तब हमारा 3:2 हो जाएगा, लेकिन चौड़ाई व लंबाई दे रखा है तब 2:3 जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी 50 जो है, ऑप्शन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा इसका राइट आंसर। भारत में किस आम चुनाव में मत पत्र जो है प्रयोग में लाए गए थे, तो कब लाए गए थे, ये 1962 के अंदर लाए गए थे। ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो राइट आंसर रहेगा। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन जो दिया गया है। और बाकी ये क्वेश्चन आपका किसमें पूछा गया था, क्लर्क का जो एग्जाम हुआ था ना, क्लर्क का लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। एज इट इज क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी 1962 जो है इसका वो राइट आंसर है। 1977 की बात करें तो पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आई थी, यानी कि जनता पार्टी की सरकार 1977 के अंदर आई थी। मोरारजी देसाई जो इसके क्या बने थे, मोरारजी देसाई बने थे उस समय भारत के प्रधानमंत्री। पहले कौन बने थे, आप सभी को पता है जवाहरलाल नेहरू पहले थे। इसके बाद दूसरे नंबर के कौन बने थे, लाल बहादुर शास्त्री दूसरे नंबर के बने थे। तीसरे नंबर पे कौन बनी थी, इंदिरा गांधी जो तीसरे नंबर की बनी थी। चौथे नंबर पे कौन बने थे, मोरारजी देसाई। यानी कि ये पहले 3 के 3 जो है ये आपके कौन थे, ये कांग्रेसी थे। और पहले गैर कांग्रेसी जनता पार्टी की सरकार के द्वारा मोरारजी देसाई जो है वो बनते हैं यहाँ पे पीएम, पहले गैर कांग्रेसी 1977 के अंदर। और इसके बाद आपके कौन से एक इंपॉर्टेंट और हो जाएगा, यानी कि 5वें नंबर के कौन बने थे, चौधरी चरण सिंह बने थे। चौधरी चरण सिंह जिन्होंने कभी लोकसभा के अंदर जी नहीं गए थे, चौधरी चरण सिंह। और इन्हीं की याद में 23 दिसंबर को हम कौन सा दिन मनाते हैं, किसान दिवस जो है वो मनाते हैं चौधरी चरण सिंह जो है इन्हीं की याद में। और 26 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाते हैं, किसकी याद में मनाते हैं, कमेंट करके बताना। 1818 में किस भाषा में देश का प्रथम देशज भाषी समाचार पत्र जो प्रकाशित हुआ, बंगाली। ऑप्शन नंबर बी जो इसका यहाँ पे वो राइट आंसर रहेगा। तो आज की क्लास में हम इतने क्वेश्चन करेंगे, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और हरियाणा का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो वो कमेंट करके बताना। हरियाणा का पहला कौन सा था, कमेंट करके बताना। ये क्वेश्चन आपके लिए किसके द्वारा लिखा गया था। और बहुत जल्दी हम हरियाणा जीके के जो क्वेश्चन आए थे 2021 के अंदर, वो सारे के सारे पीडीएफ बनाकर आपको दिए जाएंगे। और उसके एक क्लास के अंदर पूरी की पूरी हरियाणा जीके हम फिनिश करेंगे, ताकि कम समय में हम काफी सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। इसी तरह से जो 2021 के क्वेश्चन है उनको हम कवर करेंगे विद करंट अफेयर, विद हरियाणा जीके। बस उसकी पीडीएफ तैयार हो रही है, बहुत जल्दी आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। क्लास कैसी लगी इसके बारे में अपना रिव्यू जरूर दें। इस क्लास में इतने ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पीछे की क्लास रहती है तो आप जरूर उसके नोट्स बनाएं। प्ले लिस्ट आप जाकर चेक कर सकते हैं, मैथ की प्ले लिस्ट मिलेगी आपको, दूसरी जो इंडिया जीके स्टैटिक जीके की ये प्ले लिस्ट मिलेगी। तो ये दोनों के दोनों आप अच्छे से कवर करें इनको, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर होने वाले हैं। HSSC CET का जो एग्जाम है वो ले सकती है अप्रैल महीने के अंदर, लेकिन अप्रैल में नहीं तो मई के अंदर ये एग्जाम होने के चांसेस रहेंगे काफ़ी ज़्यादा। तो अभी से अपनी तैयारी में जुटे रहें। किसी तरह का कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।